नमस्कार। आज हम कोशिका क्षति के एक अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स और रिसर्च है। ये विषय है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि हम इन जटिल प्रक्रियाओं को ठीक से समझें और ये भी कि ये हमारे शरीर पर असर कैसे डालती हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं? जरूर। देखिए, फ्री रेडिकल्स या FRs कह लीजिए, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो स्टेबल नहीं होते। मतलब इनके पास एक अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इसी अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। इसी में आते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ROS। ये वो FRs हैं जो ऑक्सीजन से बनते हैं, जैसे कि सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल रेडिकल। अच्छा। हाँ, और पैथोलॉजी में इनका रोल बहुत बड़ा है। ये इश्चीमिया, रीपरफ्यूजन इंजरी में दिखते हैं, रेडिएशन इंजरी में, केमिकल टॉक्सिसिटी में, सूजन यानी इन्फ्लेमेशन में, उम्र बढ़ने यानी एजिंग में। कई जगह मतलब, हाँ कई जगह डीजेनरेटिव बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर में भी इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये सीधे सेल के प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड पर अटैक करते हैं। कभी कभी तो एक तरह की चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं, ऑटोकैटालिटिक, जिससे डैमेज और बढ़ जाता है। बाप रे। तो ये बनते कहाँ से हैं शरीर में? क्या ये हमेशा बाहर से ही आते हैं, कोई टॉक्सिन वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये शरीर के अंदर सामान्य क्रियाओं से भी बनते हैं। फिजियोलॉजिक सोर्सेज भी हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जब एनर्जी बनती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के दौरान, तो ऑक्सीजन कभी कभी पूरी तरह रिड्यूस नहीं हो पाता। अच्छा। हाँ, और पेरोक्सिसोम में जो ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं उनसे भी ये बनते हैं। लेकिन फिर पैथोलॉजिकल स्रोत भी होंगे, मतलब बीमारियों वाले? बिल्कुल, पैथोलॉजिक या इंड्यूस सोर्सेज भी हैं। जैसे रेडिएशन है, वो पानी को तोड़कर खतरनाक हाइड्रोक्सिल रेडिकल बना देता है। ओह। इन्फ्लेमेशन में हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, उनमें NADPH ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम ROS बनाता है। कुछ दवाएं या केमिकल्स जैसे CCl4 जब शरीर में मेटाबोलाइज होते हैं तो फ्री रेडिकल जैसे CCl3 बनाते हैं। CCl4, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड? हाँ वही। फिर ट्रांजिशन मेटल्स हैं जैसे आयरन Fe2+ और कॉपर Cu+। ये फेंटन रिएक्शन के जरिए H2O2 से सीधे OH बना सकते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड NO भी जब वो सुपर ऑक्साइड O2- से रिएक्ट करता है तो पेरोक्साइनाइट्रेट ONO बनता है, जो खुद काफी हानिकारक है। ये तो कई सारे तरीके हो गए बनने के। तो मुख्य ROS कौन-कौन से हैं और उनकी क्या खासियत है? हाँ, तो देखिए, मुख्य रूप से 4 हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला है सुपर ऑक्साइड यानी O2-। ये ऑक्सीजन के अधूरे रिडक्शन से या NADPH ऑक्सीडेज से बनता है। एक एंजाइम है SOD, वो इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 में बदल देता है। ठीक है। फिर आता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये SOD से बनता है या पेरोक्सिसोम से। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैटालेज या ग्लूटाथियोन पेरोक्साइड एंजाइम होते हैं, लेकिन ये खुद .OH का प्रीकर्सर है, मतलब इससे .OH बन सकता है। अच्छा, और? .OH, हाँ। हाइड्रोक्सिल रेडिकल। .OH ये फेंटन रिएक्शन से या पानी के हाइड्रोलिसिस से बनता है। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है। लिपिड, प्रोटीन, DNA किसी को नहीं छोड़ता। बाप रे। और चौथा है पेरोक्सीनाइट्राइट ONO-। ये तब बनता है जब O2- और NO मिलते हैं। ये भी लिपिड, प्रोटीन और DNA को डैमेज करता है। समझ गई। तो मतलब ये इतने तरीकों से बनते हैं और इतने खतरनाक हैं। ये सेल को असल में नुकसान कैसे करते हैं? मैकेनिज्म क्या है इनका? इनके हमले के कई तरीके हैं, कई मैकेनिज्म हैं। एक है लिपिड पेरोक्सिडेशन। इसमें ये सेल की मेम्ब्रेन में जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उन पे हमला करते हैं। मेम्ब्रेन पर? हाँ, मेम्ब्रेन पर। इससे पेरोक्साइड बनते हैं और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जो पूरी मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। सोचिए, सेल की दीवार ही कमजोर हो गई। हाँ बिल्कुल। दूसरा है प्रोटीन ऑक्सीडेशन। ये प्रोटीन की साइड चेन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, उनमें क्रॉस लिंकिंग कर सकते हैं या प्रोटीन के बैकबोन को ही तोड़ सकते हैं। इससे एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो सकती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। और DNA पर भी असर होता हो? हाँ, तीसरा है DNA डैमेज। ये DNA में सिंगल या डबल स्ट्रैंड ब्रेक कर सकते हैं, बेस को बदल सकते हैं, क्रॉस लिंकिंग कर सकते हैं। इससे म्यूटेशंस हो सकते हैं जो एजिंग और कैंसर से जुड़े हैं। ओह। और चौथा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को भी निशाना बनाते हैं।
अगर वो डैमेज हुई तो अंदर से साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाता है और वो सेल को एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम डेथ की तरफ भेज देता है। ये तो वाकई काफी गंभीर नुकसान है। क्या शरीर कुछ कर नहीं पाता इनके खिलाफ? कोई डिफेंस मैकेनिज्म? नहीं, बिल्कुल है। शरीर के पास इनसे लड़ने के लिए काफी अच्छा सिस्टम है। पहला तो है नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें आते हैं विटामिन ई, जो लिपिड में घुलनशील है और मेम्ब्रेन को बचाता है। अच्छा, विटामिन ई। हाँ, और विटामिन सी जो पानी में घुलनशील है और विटामिन ई को रीजनरेट करने में भी मदद करता है। और ग्लूटाथियोन यानी GSH, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। और एंजाइम्स? हाँ, वो भी हैं। पहले तो मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, जैसे ट्रांसफेरिन, फेरिटिन, सेरुलोप्लाज्मिन। ये उन मेटल्स को बांध लेते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, जो फेंटन रिएक्शन करते हैं, ताकि वो खतरनाक रिएक्शन ना हो पाए। बिल्कुल। और फिर हैं सबसे जरूरी एंजाइमेटिक स्कैवेंजर्स, जैसे कैटलीज। ये पेरोक्सीजोम में होता है और H2O2 को सीधा पानी और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ठीक है। फिर है SOD यानी सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस। ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोजोल दोनों में होता है और O2- को H2O2 में बदलता है। और ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज? यस, GPX। ये H2O2 और लिपिड पेरोक्साइड दोनों को न्यूट्रलाइज करता है। तो मतलब शरीर लगातार एक लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तो असल जिंदगी में, क्लिनिकल सिचुएशंस में ये फ्री रेडिकल डैमेज कहाँ देखने को मिलता है? कुछ उदाहरण? बहुत सारे हैं। एक क्लासिक उदाहरण है इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी, जैसे हार्ट अटैक के बाद जब खून का दौरा वापस चालू होता है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद। अच्छा, तब डैमेज होता है। हाँ, उस समय ROS का बर्स्ट होता है जो टिश्यू को डैमेज करता है। एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामोल की ओवरडोज से जो लिवर नेक्रोसिस होता है, उसमें भी ROS का रोल है। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 पॉइजनिंग से लिवर डैमेज होता है। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जो प्रीमेच्योर बच्चों में हाई ऑक्सीजन थेरेपी से हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का सख्त होना, उसमें LDL का ऑक्सीडेशन होता है। हाँ, ऑक्सीडाइज्ड LDL सुना है। बिल्कुल। आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर्स जैसे हीमोक्रोमेटोसिस या विल्सन डिजीज, जिसमें कॉपर ज्यादा होता है, इन सब में मेटल इंड्यूस्ड ROS इंजरी होती है। तो ये सारे तो नुकसान वाले उदाहरण हो गए। क्या ये ROS हमेशा बुरे ही होते हैं? क्या इनका कोई फायदा भी है? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। नहीं, ये हमेशा बुरे नहीं होते, इनकी फिजियोलॉजिक भूमिका भी है। जैसे हमारे इम्यून सेल्स, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स को मारने के लिए ROS का इस्तेमाल करते हैं। इसे रेस्पिरेटरी बर्स्ट कहते हैं। अच्छा, डिफेंस में काम आते हैं। हाँ, और कम मात्रा में कंट्रोल्ड तरीके से ROS सेल सिग्नलिंग पाथवे में भी जरूरी होते हैं। दिक्कत तब होती है जब ये अनियंत्रित हो जाएं। पैथोलॉजिकल रोल तब आता है, जैसे पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में लगातार ROS बनने से आसपास के हेल्दी टिश्यू डैमेज होते हैं। और वो NO वाला? हाँ, अगर NO या पेरोक्सीनाइट्राइट ONO- का रेगुलेशन बिगड़ जाए तो वो वैस्कुलर इंजरी, मतलब खून की नलिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने शुरू में हाइड्रोक्सिल रेडिकल को सबसे खतरनाक बताया था, उसके बारे में थोड़ा और बताएं। हाँ, वाकई में सबसे विनाशकारी ROS है। ये इतना रिएक्टिव है कि जहां बनता है वहीं तुरंत रिएक्ट कर जाता है, दूर तक नहीं जा पाता। ये बनता है आयोनाइजिंग रेडिएशन से, फेंटन रिएक्शन से, जब H2O2 आयरन या कॉपर आयन से मिलता है, या पानी के रेडियोलिसिस से। और ये करता क्या है? ये लिपिड पेरोक्सीडेशन शुरू कर सकता है, DNA में खतरनाक डबल स्ट्रैंड ब्रेक कर सकता है और प्रोटीन को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है, मतलब डीनेचर कर सकता है। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़ें, कोशिका की मृत्यु यानी सेल डेथ से इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, ये ROS का लेवल तय करता है। अगर ROS का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, एकदम हाई, तो ये सेल मेम्ब्रेन को फाड़ सकता है, एकदम से तोड़ सकता है। जी। इससे होता है नेक्रोसिस। ये एक तरह की अनकंट्रोल्ड गंदी मौत है सेल की। अच्छा। लेकिन अगर ROS का लेवल मध्यम हो, बहुत ज्यादा नहीं, तो ये मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है। इससे साइटोक्रोम C रिलीज होता है, जो एपोप्टोसिस का सिग्नल देता है। एपोप्टोसिस एक कंट्रोल्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। तो मतलब ROS का लेवल तय करता है कि सेल कैसे मरेगा, निक्रोसिस से या अपोप्टोसिस से? बिल्कुल। तो ROS और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक तरह से दो धारी तलवार हैं। ज्यादा हो जाएं तो बीमारी और मौत का कारण बनते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड मात्रा में हो तो शरीर के डिफेंस और सिग्नलिंग के लिए जरूरी भी हैं। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत के मुख्य बिंदु क्या रहे, एक बार संक्षेप में बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ROS कोशिका क्षति के बहुत महत्वपूर्ण मीडिएटर हैं, जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है,
जो लिपिड्स, प्रोटीन और डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। कौन कौन से मुख्य आरओएस थे? मुख्य थे O2 डॉट नेगेटिव सुपर ऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, .OH हाइड्रोक्सिल रेडिकल और ONO नेगेटिव पेरोक्सीनाइट्राइट। ये नॉर्मल रेस्पिरेशन, सूजन, रेडिएशन, केमिकल्स, मेटालिक आयंस, NO वगैरह से बन सकते हैं। और बचाव? एंजाइम्स हैं जैसे SOD, कैटालेज, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज। और बीमारियां? हाँ, पैथोलॉजी में इनका रोल इस्कीमिया, रिपरफ्यूजन इंजरी, दवा या केमिकल टॉक्सिसिटी, डीजेनरेटिव रोग, कैंसर और एजिंग में देखा जाता है। लेकिन याद रखना है कि कंट्रोल्ड आरओएस का फिजियोलॉजिकल रोल भी है। बहुत ज्यादा आरओएस या तो नेक्रोसिस कराएगा या एपोप्टोसिस। बहुत बढ़िया, ये ऑक्सीडेटिव तनाव और फ्री रेडिकल्स पर काफी गहरी जानकारी मिली, धन्यवाद। हाँ, और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है कि शरीर के अपने डिफेंस मैकेनिज्म और इन हानिकारक मॉलिक्यूल्स के बीच ये जो नाजुक सा बैलेंस है, ये स्वास्थ्य और बीमारी को कैसे कंट्रोल करता है। इस संतुलन को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, इस पर और सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु